ठीक है, ओके। तो कल के लास्ट जो क्लास हुआ था हम लोग का ज्योग्राफी में, उसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर किससे बिगिन किए थे? जस्ट टेल मी द टॉपिक, टॉपिक क्या था जहां से क्लास बिगिन किया था? रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज था, ठीक ना। रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट कौन कौन सा? रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से थे वो? दो पार्ट में जो डिवाइड किया था वो कौन कौन सा था? फर्स्टली जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जो एक डायग्राम बना था, नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज के दो पार्ट बताइए जल्दी। अंशु ने बताया है, ये आंसर दिया है अंशु ने, ह्यूमन एंड नेचुरल, सही था। अब बताइए कि ये जो था रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इसके दो पार्ट कौन कौन से थे? स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, दोनों पार्ट, दोनों पार्ट एक साथ आंसर करो मिस्ट्री, अलग अलग नहीं। एक था स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, अंशु का स्टेटमेंट आया है, और दूसरा था क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मिस्टी ने कहा क्वांटिटी एंड क्वालिटी और स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, हाँ बिल्कुल सही है। हम लोग तीन पढ़े थे, तीन ऐसे कंडीशंस, तीन ऐसे पार्ट जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में डिफाइन करते हैं, विच आर इंटरडिपेंडेंट। वो तीनों पार्ट क्या क्या थे? जो तीनों इंटरडिपेंडेंट थे और वही जो होंगे, उनके बिना कभी भी कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग। तो वो कौन कौन से थे वो तीन? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर। नहीं, नोट नहीं करना है, कल वाला है ये स्लाइड सामने साहिल, ये कल वाला स्लाइड है, कल की चीज है। उसके बाद एक डिफिनेशन आया था, दैट वन वाज ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर क्या था? रिवर क्या गिफ्ट ऑफ नेचर है? एनीथिंग प्रोवाइड टू अस बाय नेचर, रिवर क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर है। चलो ठीक है, बोल सकते हो तुम लोग, चलो। अनम्यूट करने का दो जगह ध्यान नहीं रह पाता है। चलिए बताइए लोग, रिवर है गिफ्ट ऑफ नेचर? यस ओके, रिवर है। अब बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिवर क्या है? बाय रिवर क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर इसको हमको डिवाइड करना होगा तो? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिवर कौन सा रिसोर्स है? शिखर कर रहे हैं अबायोटिक, साहिल कर रहे हैं नेचुरल, मिस्टी, अंशु अबायोटिक। साहिल नेचुरल है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखो पृथ्वी का तीन पार्ट, ये तो मतलब गजब, यही सब तुम आंसर करना, यही सब आंसर करना तुम लोग। पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बताइए, तो आप पृथ्वी का थर्ड पार्ट बताइएगा उसको, ये बताइएगा नेचुरल रिसोर्स है। भाई मेरे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट इज अ बायोटिक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो रिवर वाटर कौन सा रिसोर्स है? एग्जॉस्टिबिलिटी में शिखर का पोटेंशियल, बहुत अच्छी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल, एक ने कहा इन एग्जॉस्टिबल शिखर, अब रिन्यूएबल, ओके। अर्नो ने कहा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों, वाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, गुड गुड, कर लो सब ऐसे ही। बोर्ड में ना, तुम लोगों को वोट देना है, टीचर नहीं होंगे कि टीचर से जाकर बोल देंगे कि सर हम कहना तो यही चाहते थे लेकिन बाई मिस्टेक गलत हो गया, वहां पे कोई कुछ नहीं सुनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी की बात हो रही है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। इस पे कल हमने काफी डिस्कस किया था कि हाँ अभी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक ना। अच्छा, अगर क्लास ना 8 याद होगा तो दो और रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। एक होता है ऑब्क्यूटियस रिसोर्स और एक होता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। ऑब्क्यूटियस एंड लोकलाइज्ड पढ़े हो सब?
थोड़ा अलग है, चैप्टर से अलग है, ऑब्ट्यूटियस एंड लोकलाइज्ड, पढ़े आप लोग? तो अब बताओ ये रिवर कौन सा है, ऑब्ट्यूटियस है कि लोकलाइज्ड? अगर पढ़े हो तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो बताइए, ऑब्ट्यूटियस की लोकलाइज्ड? ऑब्ट्यूटियस रूरल एरिया, अरे अरे यार, ऑब्ट्यूटियस नैन्सी ने करा, ऑब्ट्यूटियस एग्जाम्पल समझना। अच्छा, ऑब्ट्यूटियस एंड लोकलाइज में रिवर क्या है, रिवर की ही बात कर रहे हैं। देखो, अंकित का है लोकलाइज्ड। ऑब्ट्यूटियस जो कि हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह जो प्रेजेंट है वो ऑब्ट्यूटियस, और किसी खास एरिया में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। तो रिवर हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह है रिवर? नहीं है, रिवर किसी खास एरिया में होती है, कहीं उसका ओरिजिन होता है, कहीं उसका माउथ होता है, ठीक है, तो वो लोकलाइज्ड है, तो वो फिक्स होता है। लेकिन सनलाइट हर जगह प्रेजेंट है ना, सनलाइट, तो वो क्या है, छपरा में नहीं है सर रिवर। सर हाँ बोलिए साहिल। सर तो अगर आदमी भी तो उसको गड्ढा खोन कर कहीं से कहीं भी ले जा सकता है रिवर को। फिर तुम अपने डिस्कशन बंद करो। तुम गड्ढा खोद के रिवर को लेकर जाओगे ना, गड्ढा खोदा जाता है पॉन्ड बनाने के लिए बेवकूफ, रिवर को अगर लेकर चले जाते तो फिर हमको खोदने की जरूरत ही क्या पड़ती, पॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ती? नहीं मतलब सर गड्ढा नहीं, मतलब कि उसको जगह बना के कहीं और डैम उम में पानी नहीं पहुंच सकता रिवर का। पूरा पूरा का पूरा कंट्री में पहुंचा दो तो हो गया तुम्हारा लोकल सर नदी, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। सर तो वही नदी तो से, नदी से वहां से गड्ढा खून के लेते हैं। हाँ 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 हाँ, तुम वही काम वही करना, तो वो ये वो जो होता है ना, ये सब चीजें या तो दशरथ मांझी कर सकते हैं, ठीक ना, या नहीं तो फिर श्री कृष्ण जब होगा, श्री कृष्ण लीला में जो एक बलराम थे वो कर सकते हैं, ठीक, हम लोग नहीं कर सकते। फिर वही चीजें कर रहा है सब। ओके, आगे बढ़े, ठीक ना, तो ये समझ में आया, ये सभी आपको समझ में आ गया, ठीक ना। रिवर जो होगा एक तरह से नेशनल रिसोर्स भी कहा जाता है, लेकिन कुछ रिवर्स के ऊपर जो होगा ये हमारे ऊपर वहां पे कंफ्लिक्ट भी क्रिएटेड है, जैसे कि अगर कृष्णा की बात की जाए, गंगा की बात की जाए, तो ये जो होंगे ये नेशनल है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। लेकिन वहीं पे इंडस रिवर की बात की जाए, ब्रह्मपुत्रा की रिवर की बात की जाए, तो ये जो होंगे ये बायस्ड है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा पे चाइना का भी अधिकार है, उसके अंदर भी सांको नाम से बहती है, और इंडस का मैक्सिमम पानी जो होगा हमको भेजना होता है पाकिस्तान में, ठीक। तो ये कंडीशंस भी हम लोग देखा था कि कब हम लोग नेशनल बोलेंगे, कब हम लोग इंटरनेशनल बोलेंगे। लास्ट हम लोग टॉपिक खत्म किए थे, दैट वाज ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक ना। इंटरनेशनल रिसोर्स में हमने कहा गया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक टर्म आया था, दैट वाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां से कितने नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, कितने नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया आता है? 212 मिस्टी बोल रही है, 22.2 अमन, 12 अरे वाह 12 आ गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कितने बाद का एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कितने बाद का एरिया? अब आ रहा है आंसर सही, दैट इज 12,200 नॉटिकल माइल्स, इससे अधिक के उसके बाद का जो एरिया होता है वो एरिया जो होगा वो आता है किसके अंदर, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है, ठीक है। यहां तक हम लोग क्लास खत्म किए थे ना। 200 किलोमीटर नहीं अर्ना, 200 नॉटिकल माइल्स 1.8 से गुना कर लीजिए, लगभग 360 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उसके बाद का एरिया, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू मीन बाय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बताइए जरा, कल हम लोग खत्म किए थे यहीं पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, बता सकते हो सब? बता ही सकते हो, सब तो पढ़े लिखे हो, टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होगा प्लीज? देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कोई खास लेंथ फिक्स नहीं होता है, पहली बात। तो आप ये नहीं कहेंगे भाई 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये नहीं, ये एरिया नहीं। किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से लेकर ठीक एक गिवन एरिया उसको प्रोवाइड कर देता है कि इस एरिया में आप ट्रेड कर सकते हो, इस एरिया में आप जाकर माइनिंग कर सकते हो, इसी एरिया के अंदर आप फिशिंग कर सकते हो, ठीक है। किसी खास कंट्री के रेंज में दिया कि इस एरिया में आप वहां पे जो भी चाह रहे हो टूरिज्म करना होगा टूरिज्म कर सकते हो, जो भी करना होगा बिना किसी के रोक टोक। तो जिस कंट्री के अंडर ये दिया गया वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है।
हाँ भाई वही है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सही, समझ में आई बात आप लोग को? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? अरे मैं बोल रहा हूं तब तुमको याद नहीं है, तब से मैं यही बोल रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर लेंथ पूछा जाए, पॉलिटिकल बाउंड्री और ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंडमान एंड निकोबार भी आता है ना पॉलिटिकल बाउंड्री। यहाँ से यहाँ तक मेरा राज चलेगा, ये पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया। पानी के अंदर भी हम लोग कहते हैं कि इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पे भारत का राज चलेगा। ठीक है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री हुआ, लेकिन जो आप मैप देखते हो ना इंडिया का, वो आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ये अभी मैंने उतना चीज कहा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर दोज एरियाज वेयर अ गिवन कंट्री कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज। A specified country then can utilize the resources in that area. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। इकोनॉमिक जोन यानी कि यहाँ पे आप काम करोगे किस चीज का, तो अपने कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। समझ में आ रहा है अमन? तो कहीं गूगल पे अगर आपने इसको देखा होगा तो गलत है वो। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, वो होगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक, द ओपन ओशियन वेयर नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी खास कंट्री का हस्तक्षेप होता है और वो वहां पे काम करते हैं। समझ में आई बात? कंफ्यूजन है किसी को अब इसमें? आई थिंक कि नहीं, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, तो ये हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स जो था उसको हम लोग पढ़ चुके थे, और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका डेफिनेशन है आपके पास। और उसके बाद एक फैक्ट है सामने कि तो इसको इंडिया नोट को, करना है। इसको अगर बस नहीं नोट मत करना, छोड़ो, याद रहेगा तुम लोग को। याद नहीं रहेगा तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं जहां बोल रहा हूँ अगर आपको याद नहीं रहेगा तो नोट डाउन करना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बोलूंगा कि इसको नोट डाउन कर ही करो। ये एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी नोट कर सकते हो। अब ये देखो, इंडिया को ये फैक्ट याद रखना है कि इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर भी, इंडियन ओशियन में, ठीक, उसको दिया गया है राइट कि वो मैग्नीज के नोड्यूल जो होगा वो सी बेड से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है ना? अब ये राइट देने वाला कौन होगा? राइट कौन दे सकता है? तो हमने कल पढ़ा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि राइट प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ, इंडिया को राइट मिला हुआ है कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड भी जाकर, ठीक है, मैग्नीज नोड्यूल जो होगा उसको निकाल सकता है। ठीक, समझ में आई बात? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का डिफिनेशन है एन एरिया ऑफ कोस्टल वाटर एंड सी बेड विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ कंट्रीज कोस्ट लाइन, कुछ खास डिस्टेंस, ठीक है, टू विच द कंट्री क्लेम एक्सक्लूसिव राइट फॉर फिशिंग, ड्रिलिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां पे वो फिशिंग कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, बाकी एक्टिविटीज कर सकता है, वो उस कंट्री का राइट होगा। ठीक ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, 2 मिनट दीजिए, नोट कर लेते हैं इसको। नोट कर लीजिए। हो चुका?
यस सर हो गया। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारे पास है वो है रिसोर्सेज का। फिर से हम लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इस बार है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 3 रिसोर्सेज आ जाएंगे। एक कहा जाएगा पोटेंशियल, एक कहा जाएगा एक्चुअल, तीसरा कहा जाएगा स्टॉक, ठीक ना। पोटेंशियल एक्चुअल हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, स्टॉक को हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अब बता मिस्टर अग्रवाल, क्लास में कभी सुनते हो किसी बच्चे को कहते हुए, सभी को बताना आप लोग भाई, कि कभी कभी टीचर कहता है ना कि ये स्टूडेंट जो होगा इसके पास पोटेंशियल काफी अधिक है, ऐसा सुने हो? होता है ना, लोग टीचर बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल काफी अधिक है। अच्छा, पोटेंशियल काफी अधिक है इसका मतलब क्या? कि खूब तेज है, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। खूब अच्छे से कर रहा है तब बोलते हैं पोटेंशियल है, कि टीचर कहते हैं कि ये और अच्छा कर सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, उसके पास वो करने की क्षमता है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो टॉप आ सकता है, बट टॉप आ नहीं रहा है। समझ में आ रही बात? तो यही है पोटेंशियल रिसोर्स, यही चीज, ठीक। साइंस में यही डिफिनेशन अलग हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे। और एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब वही है भाई, अपना टोटली जो होगा वो वर्क कर दिया। ह्यूमन बीइंग जो है ना, ह्यूमन बीइंग इसके पास पोटेंशियल ही है। ह्यूमन अब कभी भी अपने ब्रेन का कंप्लीट इस्तेमाल नहीं करता है। कंप्लीट इस्तेमाल अगर कर देना तो आइंस्टाइन बन जाए। आइंस्टाइन भी अपने ब्रेन का कंप्लीट इस्तेमाल जो होगा यूज नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलो ह्यूमन की तो बात नहीं करें, तो हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलेंगे? जिसके पास कैपेसिटी तो है कि हमारे नीड को फुलफिल कर देगा, जस्टिफाई कर सकता है, बट स्टिल इट इज नॉट जस्टिफाइंग, इट इज नॉट फुलफिलिंग अवर नीड, वो होगा पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक ना। दूसरा होगा एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स, हाँ भाई कैपेसिटी जितनी है उतना कर रहा है, अब इससे अधिक नहीं कर सकता। ये भी सुनते हो ना कि हाँ अब इससे अधिक इसकी कैपेसिटी है ही नहीं, ये भी होता है, किसी किसी के लिए कहा जाता है कितना ही कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता, ठीक ना। उसने अपना 100% दे दिया, कोई अपना 200% बोलता है 200% ऐसे होता नहीं है, किसी ने अपना 100% अपना प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अरे बाप रे, संभावी, संभावी संसाधन, पता नहीं बाबू, संभावी, हाँ संभावी वर्ड सही है, पोटेंशियल वही होना चाहिए, ठीक ना। तो एक्चुअल का मतलब क्या हुआ कि हाँ जितनी कैपेसिटी है उतना उसने फुलफिल कर लिया। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल कैपेसिटी है लेकिन कर नहीं रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल क्या है? जितना था प्रेजेंट सब कुछ यूटिलाइज कर गया एक्चुअल रिसोर्स। समझ में आई बात? यही चीज डिफिनेशन के अंदर भी आएगा, पोटेंशियल के अंदर, ठीक ना। अब बताओ, सोलर एनर्जी हमारे लिए इन दोनों रिसोर्स में से पोटेंशियल में और एक्चुअल में से क्या है? बताइए, सोलर एनर्जी को कहा जाए पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है करने की, लेकिन फिर भी हम लोग उसका टोटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन कर रहे हैं ना यूटिलाइजेशन, है ना, ठीक ना। अच्छा, सी वाटर को, सी वाटर से हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस का हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल का गाड़ी बना सकते हैं। ये बताओ पोटेंशियल है कि एक्चुअल है? बताइए। हाँ 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 हाँ, ध्यान देना बाबू, डिफिनेशंस पे ध्यान दीजिएगा, कि जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, वही पोटेंशियल है। जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, दैट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। वी नो हाउ टू यूज बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, ठीक। जिसके बारे में वी आर यूजिंग इट्स कंप्लीटली, तो वो हो जाएगा एक्चुअल। बट यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक क्या आपके पास है? क्या आपके पास कैपेसिटी है? आपके पास टेक्नोलॉजी है? एक मिनट जरा समझ ले पड़ा, आपके पास क्या एबिलिटी है कि आप सी वाटर जो होगा उससे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनॉर्मस अमाउंट में हम लोग निकाल पाएंगे? क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है? 10th में आप लोग केमिस्ट्री में एक पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालना शुरू करें ना तो मालूम चलेगा कि हमारा पैसा अधिक लग गया, और जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम निकाले वो बहुत कम निकला। तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो दे कैन बी, इट कैन बी टेकन इन द पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। ना तो पोटेंशियल है ना एक्चुअल है, दिस वन इज स्टॉक, वो स्टॉक है,
जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगा वो स्टॉक कहलाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, अब पूछा किसी ने अभी कि क्यों नहीं यूज करते हैं। आज तो नमक निकाल सकते हैं, नमक हमारा एक्चुअल रिसोर्स हो गया सी वाटर से। नमक निकालोगे तो नमक क्या होगा? एक्चुअल रिसोर्स होगा, जितना जरूरत है उससे अधिक निकाल ले रहे हैं, ठीक ना? नमक ना निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे हैं। कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको शायद, यहाँ पे आपके घर के सामने ना जो मिट्टी है उस मिट्टी में गोल्ड प्रेजेंट है, सोना प्रेजेंट है, ठीक ना? आपके घर के सामने की मिट्टी में सोना है, गोल्ड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें एलिमेंट्स हैं, सर निकाल लोगे? सर हाँ जी बोलिए। सर पोटेंशियल और एक्चुअल का सर एक बार डिफिनेशन क्लियर कर दी सर, अभी नहीं अभी बुझा रहा है। अभी तो हमने डिफाइन किया ही नहीं, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, सर ठीक है, रुक जाइए। इसके डिफिनेशन और इसका डिफरेंस दोनों हम लोग क्लियर करेंगे, सर ठीक है। चलिए, तो घर के बाहर आपका जो होगा मिट्टी, उसमें से आप गुड़ निकाल सकते हो, लेकिन मान चलिए गुड़ निकालने जाओगे ना तो जितना गुड़ निकाले 0.00001% जो होगा गोल्ड प्रेजेंट है, उससे अधिक तुमने खर्च कर दिया। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या आपके पास? नहीं ना? क्या 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 कौन चीज, किसको हम कितने यकीन से कह सकते हैं भाई? प्लीज, हम समझे नहीं, कौन हमको बोला? मुझे नहीं समझ में आया, इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये इसलिए क्योंकि आपके बॉडी के अंदर भी सोना चांदी प्रेजेंट होता है, ठीक? हमारे बॉडी में भी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पढ़ते हो ना? और ये क्या होता है कि जो भी चीजें जो हैं, अभी साइंस के टर्म में पूछना, आपकी बॉडी में आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है? ये नहीं कह रहे हैं कि 0.01 प्रेजेंट ही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। एक पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था सोना चांदी च्यवनप्राश का, कोई देखा है? सोना चांदी च्यवनप्राश, इसमें है असली सोना असली चांदी, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट नहीं आते, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करना था सोना चांदी च्यवनप्राश, शायद सचिन तेंदुलकर उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे, बहुत पुराना होगा। हाँ, अब बेचो बेचो अपने नर्व्स को, बेचो साहिब, तुम सही में बियॉन्ड द लेवल क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक? तो ध्यान देना है कि हम लोग जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी तो उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। अब समझा जाए, फिर से इन तीनों को फिर से देखा जाए। बताओ, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट वी आर नॉट यूजिंग, तो वो कौन सा रिसोर्स होगा? वी हैव द टेक्नोलॉजी बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग दैट रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स होगा? पोटेंशियल, ठीक है। ओह, अर्नव ने कहा स्टॉक, फिर से पोटेंशियल का लाएगा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, तो पोटेंशियल हो गया, ठीक। दूसरा, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है एंड यू आर यूजिंग इट कंप्लीटली, एक्चुअल, ठीक है, समझ में आ रही बात? तीसरा, सोलर एनर्जी के अलावा विंड एनर्जी कह सकते हो भाई, ठीक है ना? ओटीईसी पढ़ोगे आप लोग, ओशियन थर्मल एनर्जी पढ़ोगे, वो कह सकते हो। जियो थर्मल एनर्जी पढ़ोगे तुम लोग, वो कह सकते हो, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स, ओके। और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है बट रिसोर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है बट रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो क्या होगा? दैट वन इज स्टॉक। टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उससे कैसे उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो जो होगा वो स्टॉक कहलाएगा, ठीक। हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम लोग डेवलप करेंगे, ट्राई कर रहे हैं, फ्यूचर में, नहीं फ्यूचर में हो सकता है, इट में पॉसिबल। अरे हम इस हवा में भी टेक्नोलॉजी, अगर हम इस हवा में भी हम विंड पावर प्लांट लगा सकते हैं, इस हवा में भी जो आपके घर के पास है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने कहा नहीं, वाटर से H2O और O2 को अलग कर लीजिए, या सी वाटर, वाटर की स्कार्सिटी हो रही तो सी वाटर का होगा, उसको आप ड्रिंकेबल वाटर बना दीजिए, तो फिर वाटर की स्कार्सिटी कभी होगी नहीं। सुनते हो ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर किया जाए, तो सी वाटर को पीने लायक हम लोग नहीं बना सकते हैं, बनाने के लिए इवेपोरेट करना पड़ेगा, फिर उसको कंडेंस करना पड़ेगा, तो एक लार्ज अमाउंट में वेस्टेज हमारा होना शुरू होगा। साउथ अफ्रीका ये करता है, ये सऊदी अरेबिया यही काम करता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो जितना इंपोर्ट करता है उससे तो सस्ता बनता है, तो हमारे कंट्री में वही चीज अगर हो जाए, ठीक ना। सऊदी अरेबिया ये करता है, सी वाटर को वो कंडेंस करता है और उसके बाद फिर उसका वाटर जो होगा प्रोवाइड करता है, उसके पास पैसा भी है। हाँ, अगर पोटेंशियल रिसोर्स को आप टोटली डेवलप कर गए तो वो जो होगा दैट वन इज एक्चुअल रिसोर्स। बिल्कुल, चलिए अब डिफिनेशंस पे आते हैं, डिफिनेशन नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा, तब तक आप लोग डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करना शुरू कीजिए, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है आपके सामने। पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड,
किसी रीजन में मिलते हैं लेकिन उसको हम लोग कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक ना। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, पर्टिकुलर राजस्थान और गुजरात, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, राजस्थान और गुजरात में, वहाँ पे विंड पावर प्लांट भी आप काफी अधिक लगा सकते हैं, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो होगा प्रॉपरली वहाँ पे टेक्नोलॉजी का हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। हाँ, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यूजिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक बिगिनिंग में जो होगा यहाँ पे काफी अधिक आपको कॉस्ट लगाना पड़ेगा। दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज, ठीक ना, पैसे काफी अधिक खर्च करने पड़ते हैं और ऐसा इन्वेस्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, निकट फ्यूचर में, इनकमिंग फ्यूचर, ये जो भी आपके जो 2 एग्जांपल्स हैं, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज। निकट फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा चेंज हो जाएगा। सर हम्म, तो पहला पॉइंट में ये नहीं हो सकता है कि बट हैव नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज, क्योंकि सर हाँ, कर यूटिलाइज सकते तो हो, करता है बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उतना मात्रा में बिल्कुल नहीं कर कर सकते, सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। हो गया, नोट कर चुके आप लोग? ये जो हम लोग सर डिस्कस एक कर रहे मिनट, हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ये एक्चुअल रिसोर्स बनने जा रहे हैं, बहुत अधिक तक ये डेवलप कर भी चुके हैं, काफी अधिक समय सर है डन। ऐसा। एक ये मिनट सर। ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्चुअल में, जैसे कि सर 1 मिनट सर, लास्ट लाइन पढ़े। ठीक है, नोट डाउन करो, आप जो नोट डाउन कर रहे हो सुनते रहिए। लेकिन जैसे तुम लोग सुनते हो केरला का एग्जांपल अगर सुनो, केरला जो होगा वहाँ पे एक एयरपोर्ट बना हुआ है और वहाँ पे एक ट्रेन भी, मिनिएचर ट्रेन उसका नाम है, वो जो होगा सोलर एनर्जी पे चलती है। वैसे ही एक ट्रेन जो होगा राजस्थान के जोधपुर में चलाना शुरू किया गया था 2016 में ही, जो कि सोलर एनर्जी पे चलती है। ठीक, तो जो हम लोग टोटली डेवलप कर जाएंगे और हम लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं, हमारी जरूरत है। ये कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, जो दोनों हमारे पास एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है ना, तो इस रिसोर्सेज का हमको यूटिलाइजेशन करना है। गवर्नमेंट भी जो होगा इसमें आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी और कुछ समय के बाद ये रिसोर्स जो होंगे वो एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े एक्चुअल के आगे, एक्चुअल के पास चलिए। एक्चुअल यस रिसोर्स, सर। हाँ, एक्चुअल रिसोर्स या डेवलप्ड रिसोर्स जो होंगे इसको नोट डाउन कीजिए। जिसको हम लोग सर्वे कर चुके हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जान चुके हैं, कैसे उनका यूज करना है वो सब हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। उसको हम लोग एक्चुअल बोलेंगे या फिर डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे? दोनों एक ही चीज है सर। दोनों एक ही है, एक्चुअल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज दोनों एक ही है। हो गया सबका, ओके। अब आगे समझिएगा, अब अगला जो टर्म आने वाला है दैट वन इज स्टॉक, ठीक ना।
ठीक, स्टॉक भी आपके सामने, स्टॉक को थोड़ा बहुत लिख लो, ये डिफरेंसेस पहले लिख लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, जरा हम पहले क्लियर कर देना, उसके बाद फिजिबिलिटी मतलब संभवता है, क्या उसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी सिंपली समझा जाए। तो डिफरेंसेस है पोटेंशियल एंड एक्चुअल में, क्वेश्चन पूछता है बार बार कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल, किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर जरा डिफाइन कर दीजिए क्या था। अब यहाँ पे देखो अब डिफरेंस समझ लो। पहला चीज क्या है कि पोटेंशियल रिसोर्स जिसको हम लोग करेंटली बहुत अधिक अमाउंट में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, कैपेसिटी है लेकिन फिर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो पोटेंशियल होगी। ठीक, जहाँ पे हमने डेवलप कर लिया वहां पे वो पोटेंशियल नहीं काउंट होगा, वहां पे वो एक्चुअल काउंट हो जाएगा। जहाँ पे कैपेसिटी है फिर भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमको मालूम भी होगा। ठीक, जिस पार्ट में हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं वहां पे कैपेसिटी है, तब पोटेंशियल रिसोर्स है। एक्चुअल रिसोर्स क्या हुआ, तो एक्चुअल रिसोर्स ये है जिसको हम लोग टोटली यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स जो होगा, हो सकता है कि इनकमिंग फ्यूचर दे विल बिकम द एक्चुअल रिसोर्स, लेकिन एक्चुअल रिसोर्स आगे वाले फ्यूचर में पोटेंशियल नहीं बनेंगे, दे विल एग्जॉस्ट, खत्म हो जाएंगे। ठीक ना, जाहिर सी बात है जिसको चीज को तुम यूज करने जान रहे हो उसको तुम उसका यूज छोड़ोगे नहीं, और तभी छूटेगा जब वो खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने यूरेनियम जो होगा, यूरेनियम डिपोजिट इन लद्दाख, ये पोटेंशियल है, और वहीं पे कोल डिपोजिट जो होगा ये हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स है। हमारे पास यूरेनियम है लेकिन फिर भी हम उसको उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक ना, एक किसी खास एरिया के लिए पोटेंशियल रिसोर्स से कभी भी एग्जाम्पल दीजिएगा, जब भी एग्जाम्पल दिए किसी खास एरिया के लिए ही दीजिएगा जहाँ पे उसका कैपेसिटी है बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग with the technology we have। ठीक ना, अब आगे फोर्थ वन इज द एंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स मे नॉट बी नोन, कहाँ पे कितना है इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन एक्चुअल अगर हो गया या डेवलप हो गया है तो उसके बारे में कहाँ पे कितना है उसकी जानकारी हमारे पास अवेलेबल हो गया है। ठीक, पोटेंशियल में ध्यान देना, जिस जगह पे अगर हम सोलर एनर्जी का भरपूर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिए हैं जिस एरिया में, ठीक, उस एरिया के लिए वो पोटेंशियल रिसोर्स नहीं कहलाता है। अगर सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हो कहीं पे किसी जगह पे तो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ तुम वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम उसको वहां पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तब वो पोटेंशियल है। जो एग्जांपल आपको कहा गया था कि आपके पास करने की कैपेसिटी है बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग द सब्सटेंस दैट, नॉट डूइंग दैट थिंग, तो वो जो होगा वो कंडीशन जो होगा दैट विल बी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक ना, समझ में आई बात? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। सर इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है सर, पोटेंशियल है कि एक्चुअल है? इंडिया में एक्चुअल बात की जाए तो उसके पास होगा एक्चुअल रिसोर्सेज का ही बहुत अधिक भंडार है, नहीं तो हमारे पास स्टॉक है और पोटेंशियल है। उसके बाद इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे हर जगह सिर्फ वही चीज है। सर ये डिफरेंस कितना मार्क्स में आता है सर? 3 नंबर में आता है बाबू, बस 3 नंबर। हो चुका? नो सर। कभी कभी ना नेटवर्क जो होगा बड़ा काम करता है, कभी कभी तुम लोग जब जिसका नेटवर्क थोड़ा डैमेज होता है ना, कमजोर पड़ता है, वो जब बोलता है तो उसका लगता है ये गाना गा रहा है, बहुत रिदमिक साउंड आता है। डन, ओके आगे बढ़े। सर एक सेकंड सर, लास्ट नो लाइन। सर, नो सर। सर अभी तो थर्ड पॉइंट पर हम। ठीक सर है, ये एक्चुअल का फोर्थ नंबर सर पूरा नहीं दिख रहा है सर, अच्छा से दिखा द दीजिए ना एक्चुअल सर। क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नोन, पूरा दिख रहा है बाबू, स्क्रीन पूरा शो है, पीपीटी है ना, इसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। जो चीज है हमारे पास लेकिन उसका यूज नहीं पाता है तो पोटेंशियल है। हाँ बिल्कुल, अगर हमको पता है कि हम उसका यूज करना चाहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, बट फिर भी यूज नहीं किया जा रहा है तो पोटेंशियल है। ठीक ना मृत्युंजय? आगे बढ़े, अब तो हो गया होगा। नो सर। यस सर, यस सर। ठीक है।
अब देखो समझना सर, अब फिर कंफ्यूजन करने वाला एक वर्ड आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब स्टॉक, स्टॉक के बारे में हम डिस्कस किया ना, स्टॉक क्या था, जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। तो ये तीन तो बड़े इजीली डिफरेंशिएट हो गए, पोटेंशियल, ठीक है, एक्चुअल एंड स्टॉक। यहाँ पे तीनों तो इजीली डिस्कस कर लिए तुम लोग, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आएगा स्टॉक का, एक सबसेट, जिसको हम बोलेंगे रिजर्व। और ये रिजर्व तुम लोगों को कंफ्यूजन करेगा पोटेंशियल में एंड रिजर्व में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको जरा समझना है। ठीक, क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगी तो बताओ। सोलर एनर्जी क्या हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं सोलर एनर्जी का? पूरी तरह नहीं है। पूरी तरह नहीं, जितना है टेक्नोलॉजी उतना तो हम लोग जानते हैं ना। यस सर। ठीक, अच्छा बताओ, अगर एक स्टेट है, स्टेट का पार्ट ए एंड पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट ए में सोलर एनर्जी टोटली यूज किया जा रहा है, पार्ट बी में बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ पे वो पोटेंशियल है, ए में कि बी में? सर बी में। बी में पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा अगर बी वाले को पता ही नहीं कैसे उसको यूटिलाइज करना है, तब वो उसके लिए क्या है? स्टॉक है। तब क्या है? स्टॉक है, ठीक ना, समझ में आ रही, जब टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर उसको हल्का फुल्का टेक्नोलॉजी पता है और वो टोटली नहीं, ठीक है, टोटली उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता लेकिन समहाउ उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, ये भी कंडीशन क्रिएट हो सकता है ना, कि हमको उसका टेक्नोलॉजी पता है लेकिन हम लोग कहीं उसको डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पता है लेकिन कहीं डेवलपमेंट उसका नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं, ना ए में ना बी में, ना ए में ना बी में, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो होगा हम उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज कर पाते हैं, यहाँ पे नहीं, हमारे पास टोटल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, ये भी ध्यान देना। टोटल टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप नहीं है, लेकिन जितने टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उससे हम उसका लिटिल बिट यूटिलाइजेशन जो होगा वो कर सकते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा केस क्रिएट हो जाए ना तो उसको हम रिजर्व बोलते हैं, ध्यान देना। अगर ऐसा केस क्रिएट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व। सर एक बार फिर से बता दीजिए तो। कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे टोटली डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है हम उसका समहाउ यूज तो कर सकते हैं। तो जब समहाउ यूज कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व बोलेंगे। पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप होती है फिर भी यूज नहीं करते हैं पोटेंशियल, ठीक है। मतलब तो पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे तैसे यूज कर लेंगे। हाँ, जैसे तैसे खींच खांच के यूज कर सकते हैं। मतलब कि सर हम लोग ऐड कुछ जैसे कोई टेक्नोलॉजी ऐड नहीं कर सकते उसमें? हाँ बिल्कुल कीजिए, जब कर लीजिएगा तो फिर क्या होगा, पहले वो रिजर्व से पोटेंशियल में आएगा फिर एक्चुअल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ाते चलिए, तो पूरा तो चैप्टर में टेक्नोलॉजी लाना ही है हमको। और लेकिन सर अगर मान लीजिए कुछ ऐड ना करें, जो सर पहले वहां मौजूद हो उससे हम लोग उसको कुछ करें तो सर क्या होगा? देखो अगर तुम टोटली उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि मतलब जितना तुम्हारा नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसका उतना यूज करने के लिए तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक ना, तब वो रिजर्व कहलाएगा। जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट, एक मिनट, एक को बोल लेने दो उसके बाद बीच में बोलो, ठीक है, समझे तुम? आगे बोलिए, हाँ मृत्युंजय बोलिए। सर जैसे कि जो चीज हमारे पास है उसको पता है कि मेरे पास है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करना जानते हैं। यूज करना नहीं जानते हैं, ठीक है, यूज करना जब नहीं जानते तो स्टॉक है, ठीक है। जब यूज करना जानते हैं फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन हाँ हम उसका हल्का फुल्का यूज करना कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास बैट है, उस बैट से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, किसी को मारने के रूप में यूज कर सकते हो, फिर भी यू आर नॉट यूजिंग, तो वो जो होगा आपका रिजर्व कहलाएगा। और अगर जो है लेकिन यूज करना ही नहीं जानते, वो हो सकता है ना? वो स्टॉक कहलाएगा, फिर वही चीज ना है, लेकिन अगर यूज करना नहीं जानते हो तो स्टॉक तो कहलाएगा। हल्का फुल्का भी एग्जाम्पल किसका अंकित, यूज नहीं हो। वेव एनर्जी, वेव एनर्जी जो होगा ना, वेव पढ़ोगे तुम लोग, वेव एनर्जी के बारे में पढ़ोगे सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में, ठीक है, फिजिक्स में, कि वेव एनर्जी के बारे में बहुत सारी कंट्रीज होगा यूटिलाइज कर रही है उस एनर्जी को, उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम वहां से टेक्नोलॉजी ला भी सकते हैं अपने पास भी यूटिलाइज कर सकते हैं। रिवर वाटर जो होता है ना, रिवर वाटर से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो वो जगह वो रिजर्व कहलाएगा, ठीक है ना। तो रिजर्व जो होगा इट इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का ही पार्ट होता है, स्टॉक का ही पार्ट होता है, ध्यान देना। स्टॉक में हमने कहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो उसी का एक पार्ट होता है स्टॉक का कुछ पार्ट, जिसको हम लोग कैसे भी खींच खांच के जो होगा, टेक्निकल नो हाउ हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन यूज देम, ठीक, समझिएगा। अब आगे लिखिए, देखिए अब डेफिनेशन है आपके पास स्टॉक का एंड रिजर्व का, ठीक ना। स्टॉक क्या है, रिजर्व क्या है, देख लो, कोई प्रॉब्लम होती बताएं मुझे। सर ये इसी के अंदर का सब टॉपिक है कि अलग से टॉपिक है? हाँ, स्टॉक के अंदर का ही सब टॉपिक है रिजर्व।
सर कभी ये बोर्ड में पूछा गया है? हाँ, आपको वही लिखवा रहे हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है, जो नहीं है पूछा जा रहा ना उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, समझा के निकल जा रहे हैं। सर, तो स्टॉक teachers- रिजर्व एंड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंसेस जल्दी नहीं आते हैं, वही एक्चुअल के बारे में आएंगे। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल और पोटेंशियल, इसी के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक ना। कभी कभी तुम लोग पढ़ोगे ना तो कोई कोई पढ़ाया है कि तुम्हारे पास 4 तरह के रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, चौथा बता दिया रिजर्व। नहीं, रिजर्व जो होगा चौथा नहीं है, ये स्टॉक का ही पार्ट होता है, और यही पार्ट सबसे अधिक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर, हर सर का बोर्ड का क्वेश्चन तो अलग अलग आता होगा ना? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी रिपीटिव क्वेश्चन भी आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। मतलब कि लास्ट अगर 10 ईयर के क्वेश्चन तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो 50 to 60% क्वेश्चन जो होगा वही आ जाते हैं, बस खाली वर्ड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वर्डिंग बदल जाएगी। तो प्रश्न नहीं, लेकिन सर इस बार तो एग्जाम ही नहीं हुआ 10th का। इस बार तो हुआ ही नहीं, तुम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इसके पहले सीसीए पैटर्न चल रहा था ना, अभी तो ये पैटर्न लागू हुए 3-4 साल हुए। सीसीए पैटर्न में तो सिर्फ हाफ ईयरली, हाफ के बाद का क्वेश्चन आता था, तो ये बेनिफिशियल नहीं है तुम लोग के लिए। अभी उतना पहले का सिलेबस बहुत बदल चुका है। डिफरेंसेस 2 या 3 नंबर के आएंगे, या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का। अब की बार सिलेबस में 3 नंबर, 2 नंबर कोई क्वेश्चन ही नहीं है एसएसटी के अंदर, तो 3 नंबर में आएंगे, 1 नंबर में नहीं आएगा। 1 के बाद सीधे 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इस बार सिलेबस फॉर्मेट हुआ है, इसके पहले 2 नंबर में भी आते थे। सर इस बार हुआ है सर सिलेबस रिड्यूस? अभी नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली हो जाएगा, पक्का होगा ही होगा। जुलाई के पहले तो स्कूल खुलने वाला है नहीं, और गवर्नमेंट ने ये भी नहीं किया था कि सबको ऑनलाइन करना ही करना है, ये कंपलसरी कर दिया था, तो नहीं होता सिलेबस रिड्यूस। अभी तक जब तक नोटिस नहीं आता तब तक सारे चैप्टर पढ़ लो सब, बाद में तो फिर चैप्टर रिड्यूस होना ही है। सर ये नो हाउ क्या है सर? नो हाउ मतलब जानकारी, कैसे हमको यूज करना है। सर एक चीज बताइए, हाँ जी, सर बोलिए। पिछले 10 साल का क्वेश्चन सर एक जगह चैप्टर वाइज कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है चैप्टर वाइज। कुछ बुक जो होंगे पब्लिकेशन इस चीज का दावा करते हैं कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई प्रोवाइड कैसे करेंगे? अब ये जो चैप्टर है जो तुम लोग पढ़ रहे हो रिसोर्सेज, ये चैप्टर जो होगा पिछले 4 साल से बोर्ड में आ ही रहा है, उसके पहले तो बोर्ड में आता ही नहीं था, तो कहाँ से कोई प्रोवाइड कर देगा? तुमको किस किस के मिल जाएंगे? तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, इन दोनों को मिल जाएंगे तुमको क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के, और वो सब रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, एकदम पक्का है कि यही क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसलिए तो अच्छा नंबर आता है सबका 10th में। एसएसटी में जान लो कि एसएसटी में ना सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, दिमाग नहीं लगाना होता है, आपके पास डाटा है, उस डाटा को ही तुमको वहां पे डाल देना होता है, पुट करना होता है। कुछ चीजें चेंज होंगे इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो भी चीजें जो होगा आप टाइम के साथ उसको भी नोट डाउन कर लोगे। बाकी सर जितना आप वो आपके तैयारी करा पास देते हैं? क्या आपके पास होगा? हम क्यों यहाँ पे हैं? तैयारी कराने के लिए ना है, हम मेनली तुम लोग को सिर्फ बॉडी पढ़ाते हैं ना, हम तुमको कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता कि इसमें किसी का जो होगा एम होगा आईएएस बनने का। है मुझे सर, अच्छा काहे लगता नहीं है सर, है, मेरा है। उसका होगा तो उसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ाऊंगा स्पेशली, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो होगा ना, अभी यही एम होता है कि हमको 10th बोर्ड अधिक से अधिक लेकर आना है, और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इंस्टीट्यूशन यही कहता है कि सर बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए एसएसटी और इंग्लिश में, ठीक ना। लेकिन सर सुनते हैं कि एनसीईआरटी करने से उसका तैयारी हो जाता है ना सर? एनसीईआरटी करने से कंप्लीटली तैयारी हो जाती है। अगर आपको आईएएस बनना है, एम रखे हुए हैं आप, तो 6 to 12 तक एनसीईआरटी जो होगा उसको लाइन बाय लाइन रटे जाओ, ठीक ना, समझ लो। हम ट्राई करते तुमको समझा दे और तुम बाकी टाइम जो होगा रटा करो, और अभी से प्रिपरेशन उसकी शुरू कर देनी चाहिए। कभी भी 10th बोर्ड के मार्क्स जो होंगे उसके लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं, आप नॉलेज गेन करो, मार्क्स के पीछे मत भागो। अच्छा, ये तो वो वही हो गया 3 इडियट वाला डायलॉग, चलो हटाओ। सर तो लेकिन जो सर इंजीनियरिंग लेता है सर उसके लिए भी तो सर नहीं होता है। क्यों इंजीनियरिंग मिलेगा तो उसके लिए भी कंपल्सरी जीएस का प्रोसेस होता है, ये कंपल्सरी। अरे देखो 10th का मैटर करता है सर? 10th का
10th का बिल्कुल कुछ मैटर नहीं करता है। 10th का जो मार्कशीट होते हैं वो सिर्फ आपके बर्थ डेट को देखने के लिए यूज में आते हैं फ्यूचर में, ठीक ना, डेट ऑफ तो बर्थ। सर वो तो सर क्यों सर इतना मतलब हवा बनाया रहता है सर सब जगह कि अगर 10th तुम्हारा को 10th का लेकर? मार्क्स नहीं आएगा ना एडमिशन तो के तुम लिए कॉलेज में किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमको अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, ठीक ना। तो उसके लिए 10th का रिजल्ट बहुत मायने रखता है उन लोगों के लिए। नहीं तो अगर आपको नॉलेज गेन करना है, बिल्कुल नॉलेज गेन कीजिए, ठीक, 10th पास करो। मैं अब ये मत करना चाहिए तुम्हें 10th पास पे ध्यान देना शुरू कर देना, और उसके बाद फिर आगे अपना पढ़ाई कीजिए। इंस्टीट्यूशन कोई खराब या अच्छा नहीं होता, तुम्हारे मार्क्स जो होंगे बाकी के बाद के और तुम्हारा नॉलेज होगा वो मायने रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग, छोड़ो लेक्चर जो होगा बाद की क्लासेस में। स्टॉक रिजर्व क्लियर हो चुका हो तो आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को डेवलप करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम रिसोर्सेज का इनॉर्मस यूज कर लिए हैं, रिसोर्स जब खत्म होना शुरू हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इसको और थोड़ा डेवलप किया जाए। जब तक अधिक अमाउंट में अवेलेबल है तब तक कोई सोचता भी नहीं है कि इसको डेवलप किया जाए। एग्री करते हो इससे तुम लोग? जब तक तुमको कोई चीज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तब तक तुम उसका खूब यूज करोगे, ठीक ना। और जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू बंद हो जाएगा तब तुम लोग दिमाग लगाओगे कि चलो भाई कुछ किया जाए कि हमको अब फिर से ये फ्री में मिले या कम दाम में मिले। नहीं, तब तक तो कोई दिमाग लगाने वाला है नहीं। यही काम जैसे हमने फॉरेस्ट का हुआ था सर, यही काम पेड़ हमने का आज तक वजन। किया, बिल्कुल यही काम हम लोग आज तक करते आ रहे हैं कि पहले रिसोर्स का भरपूर यूटिलाइजेशन करते हैं, भरपूर यूटिलाइज कर दिए, और उसके बाद जब रिसोर्स का यूटिलाइज करने का प्रॉब्लम शुरू हो गया ना तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई रिसोर्स को डेवलप किया जाए, क्योंकि हमको जैसे और पॉल्यूशन। रिक्वायरमेंट है, उसकी पॉलिसी बनाई जाए। हाँ बिल्कुल पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ आपके और हमें नहीं है, सबके अंदर यही ह्यूमन नेचर है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होगा उसकी हमको जरूरत पड़ती है। अब ये डेवलपमेंट जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर लिया है, अधिक से अधिक हमने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या जरूरत है हमको, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हुए हैं या क्यों मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के यूजेस को लेकर। तो देखो मेजर प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं, लोग जो होगा ना अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का अधिक यूज करता है। अपने ग्रीड और अपने जो होता है ना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग जो होंगे अधिक से अधिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। सुनते होगे तुम लोग, ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे ना तो इस वाली कार से नहीं जाएंगे, हमको अच्छे हम साइकिल से नहीं जाएंगे, हमको बाइक चाहिए, ऐसा होता है ना, ठीक है। साइकिल से नहीं जाएंगे, बाइक से जाएंगे। हाँ ये नोट डाउन करना है, नीचे के जो आपके गोल्ड और ब्लू वाले कलर हैं वो आपको नोट डाउन करना है। तो ऐसा चीज होता है ना, बाइक से जाएंगे क्यों? आप थोड़ा सा डिस्टेंस है, आप साइकिल यूज कर सकते हो बट स्टिल यू आर यूजिंग बाइक। क्यों? क्योंकि आपका ईगो प्रॉब्लम है, वहां पे आप अपने ग्रीड यूज कर रहे हो, ठीक ना। और ग्रिड यूज कर रहे हो तो भाई बाइक चल रही है तो वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। अगर वहीं रिन्यूएबल रिसोर्स होता है तो कोई आपको रोकता नहीं, बिल्कुल लेकर जाओ भाई, हवा पे चल रही, पानी पे चल रही, लेकर जाइए, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि एक और कंडीशन क्रिएट हो गया है, रीचर सेक्शन। ऊपर वाला नहीं लिखना है आप लोग को, अभी रुक जाओ, समझ लो, फिर नोट डाउन करना शुरू करना प्लीज, ठीक साहिल, नहीं तो फिर बाद में होगा कि सर आप क्या बताए थे समझ में नहीं आया, पहले आप समझ लीजिए, ठीक ना। तो दूसरा क्या होता है कि एक्यूमुलेट हो जाता है रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर जिसके पास खूब अधिक रिसोर्सेज हैं, और कुछ वैसे लोग होते हैं जिसके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, जिसके पास खूब अधिक रिसोर्सेज होते हैं, दे आर नोन एज हैप्स। जिसके पास नहीं है उसको हम लोग कहेंगे हैप्स नॉट। अदर वर्ड में कहा जाए रिच एंड पुअर। रिच के पास रिसोर्सेज काफी अधिक, पुअर के पास रिसोर्सेज काफी कम। रिच जो होगा वो इनॉर्मस अमाउंट में यूज करे, भाई कितना भी महंगा हो जाएगा हमको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्स जो होगा उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तीसरा क्या हो रहा है कि जब आप इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइट करोगे तो खुद का तो बर्बाद करोगे ही करोगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है ग्लोबल क्राइसिस लेकर चलाओगे, ग्लोबल प्रॉब्लम लेकर चलाओगे। यानी कि अगर अमेरिका मैसिव अमाउंट में सबसे अधिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो मैसिव अमाउंट में अगर वो यूटिलाइज कर रहा है रिसोर्सेज को, अपनी फैक्ट्रीज को डेवलप कर रहा है, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उसके जो फ्यूम्स हैं, उसका जो CO2 है, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, ठीक ना। पूरे वर्ल्ड को उससे भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप रिसोर्सेज का मैसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम होने शुरू हो गए हैं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसका एग्जांपल दिया हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड मिग्रेशन, लैंड खराब होना शुरू हो गया, ठीक ना। तो जब ये सब चीजें होना शुरू हो गई, ये सब चीजें जो होंगी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे, तो हमको जरूरत पड़ी रिसोर्स प्लानिंग की, ठीक ना। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो हम लोग प्लान करेंगे रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, उसको हम लोग प्लान करेंगे, ठीक। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। शुरुआत का 2 लाइन छोड़ देना है ना।
हाँ हाँ, शुरुआत का 2 लाइन आप छोड़ दीजिए। हो चुका? ठीक है, श्रेया कर चुके। ओके, तो अब समझते हैं जरा, अब टर्म हम लोग समझना शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारे पास कंडीशन से प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम जो होगा, ये मेजरली जो होगा, ये कॉज बने हम लोग को रिसोर्स प्लान करने के लिए। देखिए, सबसे पहला चीज तो क्या है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कोई खास इंडिविजुअल अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए भाई उसको फैक्ट्रीज चलाने हैं, अधिक से अधिक मास प्रोडक्शन करना है। मास प्रोडक्शन करना है तो अधिक से अधिक जो होगा वो रिसोर्सेज कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिससे कि सभी लोग काम चल जाए, लेकिन उससे अधिक प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अपने ग्रिड फुलफिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे काफी अधिक है। तो रिसोर्सेज का जो एक्चुअल जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, ठीक ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। इसलिए क्या हो गया कि हमको जरूरत पड़ी रिसोर्स प्लानिंग की। पहली चीज कि हमको रिसोर्स प्लानिंग का नीड क्यों पड़ा? नीड इसलिए पड़ा क्योंकि रिसोर्सेज जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अमॉन्ग एवरी सिटीजन, सभी के पास। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर रिसोर्सेज का हम लोग वाइजली यूज करना नहीं शुरू करेंगे, ठीक, तो ये जो होगा, ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एक दिन ऐसा बढ़ जाएगा कि हमारा प्लैनेट जो होगा वही खत्म हो जाएगा। समझ मेरी बात? ठीक है, प्लैनेट खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ भाई। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ग्लेशियर पिघल सकते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर जो होगा वो गायब हो सकता है, तो प्लैनेट ही गायब हो जाएगा। ठीक ना? तो ये जो तो पॉइंट है, यही हमको क्या कॉज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम रिसोर्स की प्लानिंग कर सकें। समझ में आया? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो देखिए, अब ये है हम लोग का कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? तो ये हमारे सामने है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए हमको रिसोर्सेज का, इसलिए हमको रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और दूसरा क्या करना चाहिए कि रिसोर्स का अगर ऐसे डिप्लीशन होते चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि एक दिन हमारा प्लान जो होगा वही डेंजर में आ जाएगा। ठीक ना? अब बचाएं कैसे? तो बचाने के लिए एक टर्म आता है 1968 के करीब में, और उस टर्म को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दैट टर्म इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़े होंगे आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कोई बताना चाहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सर रिसोर्स को वैसे यूज करना ना जिससे कि वो खत्म नहीं हो सर। खत्म नहीं? सर मतलब कि रिसोर्स को ऐसे यूज करना कि मतलब कि सर जो आगे आने वाला पीढ़ी हो भी उसको सर आराम से यूज कर सके। ठीक, चलिए 2 बातें आई। अरे यार मिस्ट्री सतत पूछनीय विकास, अरे वाह। सर उसको लिमिट में यूज करना कि आगे लिमिट जैसे में कि use करना। पेट्रोल का हम लोग यूज ज्यादा देखो, कर लेंगे तो आगे का ठीक है, फ्यूचर कैसे यूज देखो, करेगा? बचाना है तो हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं भाई। तो लाइट बचाना है तो घर में बॉल बंद करके रखा है, यही कहा जाए ना, बॉल बंद कर दिया जाए, पंखा बंद कर दीजिए, फैन बंद करके स्विच ऑफ करके रखा जाए, ये करना सही होगा।
नहीं सर, दिन में सर कर सकते हैं, दिन में खिड़की स्विच ऑफ खोल दे, अच्छा बल्ब ना, हाँ ठीक है, हमको लगा फैन भी। ऐसा हाँ, खिड़की धूप बिल्कुल आएगा ना सर। यही चीजें तो है कि जब आप जितना आपको यूटिलाइजेशन करना है, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हो उतना ही अगर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि तुम अपने नीड को फुलफिल कर रहे हो लेकिन तुम अपने ग्रिड को फुलफिल नहीं कर रहे हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइट है, बल्ब है, तो हम एकदम बल्ब ही जलाएं, जब जरूरत पड़े तो बिल्कुल जलाइए, जब आप घर के बाहर रहें, रूम के बाहर रहें, ठीक है, बल्ब की जरूरत नहीं है। कभी कभी देखते हो एक घर में 10-10 बल्ब जला रहे हैं, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, स्टडी रूम में भी उतना ही लाइट होनी चाहिए जितना स्टडी के लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक ना। तो जब ऐसा आप काम कर रहे हो, जितना आपको नीड है उतना ही नीड के अमाउंट में जो होगा आप रिसोर्सेज कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्सेस यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा क्या, तो ये आपके एनवायरनमेंट को डिसग्रेड नहीं करेगा, ठीक ना। हाँ, मिस्टी ने लिखा है पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना तक संसाधन का प्रयोग करना, हाँ बिल्कुल वही चीज, ठीक ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन कर सकते हो, या आप जिस रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हो उसका उतना ही यूटिलाइज कीजिए जितना कि आपको रिक्वायरमेंट है। होता है ना, ये बच्चों को समझाया जाता है कि भाई तुम लोग देखते हो गए PQR PCRA का एक थ्रेड में होता है कि अगर आप गए हुए हो कहीं, क्या होता है वो रेलवे ट्रैक जो होगा अगर वो बंद रहे तो रहता है, ठीक ना, देखो कोई वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, तो उस टाइम पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या रेड पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक ना, स्विच क्रॉसिंग ऑफ कर सर। दीजिए। हाँ, क्रॉसिंग होता है रेलवे क्रॉसिंग के टाइम पे, या कहीं पे भी आपका जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उस जगह पे आप क्या कीजिए, इंजन को बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्या होता है ना, एक और एक ट्रेंड होता है कि खाना जो होगा ढक के पकाइए, ऐसा कुछ देखते होंगे टीवी में बार बार आता है, ठीक ना। अगर ये सब आप काम कर रहे हो तो दैट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन क्या है, लोग उसका इक्वेशन नहीं करते हैं, हमारे पास क्योंकि पैसा अधिक है तो हमको जरूरत क्या है, घटने वाला नहीं है, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें, जितना नीड है उतना ही यूज करना है, और प्लस क्या होगा उसको कंजर्व करना है आगे के फ्यूचर के लिए भी, और वैसे यूटिलाइज करना है जिससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। ये 3 टर्म ध्यान रखना है, तब जो होगा हमारा डेवलपमेंट जो होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। समझ में आई बात। तो देखो अब तुमको नोट डाउन करना है डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, और आपका जो डेवलपमेंट होगा वो फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज ना करें, तब जो होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। 1968 में सबसे पहले बिगिन किया गया ये वर्ड। मिस्ट्री तुम्हारा भी हिंदी है क्या? SST हिंदी में है मिस्ट्री अग्रवाल आपका? एक और है A1 में कंगना अग्रवाल, दोनों के दोनों हिंदी वाले हो गए। दोनों अलग अलग बैच में कैसे आ गए A1 A2 में? वो सर हम दोनों लोग एक ही स्कूल के हैं। अच्छा, दोनों एक बैच क्यों अलग हो गया तुम दोनों का? पता नहीं, उसका लास्ट में एडमिशन हुआ होगा तो हो गया। मृत्युंजय भी हिंदी वाले हैं वैसे। तुम हमको हिंदी में थोड़ा बेटर कर दोगे सर। ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नोट हो चुका होगा। नो सर, 1 मिनट रुकिए, वो क्वेश्चन भी तो नोट करने लगे हैं। व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो भी नोट कर लीजिए। सर जैसे सर आप अभी यूपीएससी के लिए बोले 6 to 12 तक का, तो सर हम कुछ लोग को जानते हैं जो लोग इसका तैयारी कर रहे हैं सर। सर वो लोग बोलते हैं कि सर तुम्हारा लिखने का पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए सर, जो मेंस होता है इसके बाद वाले में। तो सर वो प्रैक्टिस होना चाहिए। मेंस देखो 2 लेवल पे, वो देखो यूपीएससी करोगे तो यूपीएससी में कई सारे एग्जाम्स होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा एग्जाम जो होगा ना वो कई लेवल पे होगा। तो सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेवल जो होगा उसमें फिर ऑप्शनल एंड रिटन दोनों होते हैं, मेंस जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शनल में तो तुम टिक कर चले आओगे, मेंस में तुमको लिखना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे पास वर्ड जो होगा, वर्ड स्टॉक भी काफी दिखना चाहिए, राइटिंग स्किल भी बेटर होनी चाहिए, ताकि तुम आंसर जो भी लिखो वो आंसर सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि अभी अगर तुम लोग एग्जाम में आओगे ना, तो कभी टेस्ट में मालूम चलेगा, तुम्हारे आंसर्स में जब नंबर कटेंगे तो तुम लोग कहोगे सर लिखा तो मैंने वही है,
लेकिन नंबर नहीं मिला। तो लिख पाए भाई, लेकिन तुमने एक्सप्लेन सही से नहीं किया तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। ठीक है तो सर सर बोल लो, तुम ही बोल लो। सर तो मेरे एज में सर कितना वर्ड पर मिनट का प्रैक्टिस करना चाहिए अभी सर? तुम्हारे एज में इसको प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहिए। अगर तुमको कोई दिमाग दे रहा है तो बिल्कुल कर दे रहे हैं। तुम्हारे एज में अभी बस तुम जो होगा ध्यान दो कि तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा कमांड रहे, ठीक ना। ये जो लिखने की प्रैक्टिस होती है वो 12th के बाद करना कभी भी। अभी तो अपने कोर्स पे ध्यान दो और अपने आंसर जो होगा ना उस आंसर को बेटर बनाओ और कुछ मत करो, ठीक है। सर ओके सर। हाँ जी बोलिए। छत पे सोलर पैनल लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं सस्टेनेबल लेकिन डेवलपमेंट। लेकिन सर बारिश के मौसम में सर दिक्कत करेगा। बारिश के मौसम में क्या होगा कि एक टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे तुम्हारे पास वो एनर्जी ना मिल पाए, यही ना होगा। सोलर पैनल का जो होगा ये एक मतलब क्या कहा जाए, एक प्रॉब्लम भी है जिसको हम लोग आगे जो होगा एनोमेलीज बोलेंगे। एनोमेलीज है सोलर पैनल का कि ये बारिश में और विंटर में जो है काम नहीं करता है, बट स्टिल बाकी टाइम पे तुम कंजर्व कर पाओगे ना। सर तो यस सर। इतना है। पावर मिलेगा तो एक कार क्यों नहीं बना सकते, सोलर कार? अरे बन रहा है बन रहा है, घबराओ मत। ये भी चीजें बन रही है। बस क्या होता है ना कि क्योंकि सोलर पैनल के बारे में पढ़ोगे कि सोलर जो होगा ना वो मात्र 3% ऑफ सोलर एनर्जी होगा उसको ले पाता है अपने पास। तो हम सर लोग तो क्या करते बैटरी हैं चार्ज बहुत कर लो उसके बहुत बाद अधिक चले। पैनल हमको लगाना पड़ेगा और चार्जिंग बहुत स्लो होती है। तो डेवलप किया जा रहा है, ठीक। कॉस्टली कारें भी आना शुरू हो गई भाई। ट्रेन आ चुका है, तुमको तो बताया। तो कार की बात कहाँ कर रहे हो, ट्रेन आ चुका है। देवघर सर गए हो इसको सब झारखंड में बाबा। सहारा डिजर्ट में चलाना चाहिए सर। हाँ सहारा डिजर्ट में कहाँ चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। जहाँ चाहे सऊदी अरेबिया में जो तुम सुनते हो ना फैक्ट्रीज, वहां पे एक ऐसा एरिया है जो एकदम ठंडा है, सोलर कूलर वहां पे चलता है, ठीक ना। एक तो वर्ल्ड सीरीज की तरह बना के रखा हुआ है अपने कैपिटल को, ठीक। तो डेवलप कर सकते हैं भाई, बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। अब देखो ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो लोगों को समझ में आएगा, चलो एक मीटिंग करनी चाहिए। तो पहली इंटरनेशनल समिट हो गई कहाँ पे, तो एक जगह है रियो डी जेनेरियो, ध्यान दीजिएगा। एक जगह है रियो डी जेनेरियो, दैट वन इज इन ब्राजील, ब्राजील के अंदर है। 1992 में जो होगा इसकी मीटिंग हो गई, ठीक है। किस कंटिनेंट में पड़ता है आप मुझे बताइएगा। अभी नहीं, अभी कोई नहीं बताएगा, ठीक। जिसको जानकारी होगा वो भी नहीं बताएगा, अगले क्लास में हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ध्यान देना कि रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग होती है 1992 में। बोले थे ना अर्णव भास्कर, डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना अभी। तो जून 1992 में एक मीटिंग होती है जिसमें 100 से अधिक कंट्री जो होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और ये मीटिंग होती है, जगह होता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग की गई थी। पहला इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग की गई, ठीक ना। और यहाँ पे जो अर्जेंट प्रॉब्लम थे सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन किया गया और सभी के सभी जो लीडर्स वहां पहुंचे थे अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस पे साइन किया। एक मतलब कि जैसे एक मेमो होता है, यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ पे आपको अपनी एग्रीमेंट करके जाना है, तो वो एग्रीमेंट का नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस मीटिंग में किया क्या गया, ठीक है। इस मीटिंग में किया क्या क्या गया, तो दो चीजें इसके अंदर की गई हैं कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो होगा वो अडॉप्ट किया गया, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में कितना एरिया जो होगा उस एरिया में फॉरेस्ट जो होगा वो डेवलप होगा, वो किया गया। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, दैट वन इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसको वहां पे यूटिलाइज किया गया। एजेंडा 21 ही हम लोग पढ़ना है। और फिर कहा गया कि जो 21st सेंचुरी आने वाली है, यानी कि अभी जो बचा हुआ है हमारे 28th सेंचुरी के में 20th सेंचुरी में जो पार्ट बचा हुआ है 8 साल में, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर जाएं कि 21st सेंचुरी में हम टोटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तो ये मीटिंग में डिसीजन लिया गया, ठीक ना। कुछ कुछ ये बताइएगा जरा मुझे कि मीटिंग कहाँ पे हुई है, जगह कहाँ पे हुई है मीटिंग। ब्राजील, ब्राजील में कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो। वेरी गुड। कितने कितने कंट्रीज में भाग लिए हैं, 100 की मोर देन 100। ठीक है। कब ईयर कब था, 1992। क्लियर है ये सभी पॉइंट, ठीक है। क्या क्या करना है,
क्या क्या करना है? सर हम्म। सर जो मतलब सर मीटिंग हुआ था उसमें जो लोग सोचा था ऐसा अभी चल रहा है सर, हाँ अकॉर्डिंग बिल्कुल टू चल रहा मीटिंग है, का? वही वही चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि टोटली जो होगा हम लोग उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। सर उसमें इंदिरा गांधी गई थी ना सर? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि उसमें इंदिरा गांधी गई थी कि नहीं गई थी। इंडिया नहीं सर, पार्टिसिपेट किया था। वो हाँ, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट किया था, इंदिरा गांधी गई थी कि नहीं गई थी ये हम नहीं बता सकते हैं। तो उस समय अब इंदिरा अभी गांधी थी। मिस्ट्री अग्रवाल का क्वेश्चन है कि उसका कोई हेड था कि नहीं था। ये कनाडा के लोग, कुछ लोग जो होंगे ना, उन्होंने उस चीज को मेंटेन किया था। कौन हेड था? आई थिंक उसका नाम कुछ था, याद मुझे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कनाडा के लोग जो थे ना, वे लोग जो होंगे इसको हेड किए थे। ठीक है। हाँ, हार्लेम ब्रुकलैंड नाम था उनका, हार्लेम ब्रुकलैंड, जिसने इसको हेड किया था। ठीक, और उसने ही एक ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट जो होगी तैयार की थी। आगे देखा जाए तो रियो जेनेरियो और समिट ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, वहां से बस ओनली क्वेश्चन आपके क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एजेंडा 21। ठीक, जो उसमें कहा गया ना, एजेंडा 21 लक्ष्य हमारा है 21st सेंचुरी का, वही कहलाएगा आपका एजेंडा 21। अब इसमें किया क्या क्या गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर दिया गया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और दूसरा काम क्या किया गया, तो यहाँ पे अब डिस्कस किया गया कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा वो करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें जो थी उसके ऊपर अपना एम रखा गया। एक था इन्वायरमेंटल डैमेज, तो इन्वायरमेंट में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉवर्टी जो होगा उससे फाइट करना है, और तीसरा जो होगा वो डिजीज, उससे फाइट करना है। ठीक है। इसके लिए कहा गया क्या कि जो भी 100 कंट्रीज वहां पे पार्टिसिपेट की हैं रियो डी जेनेरियो के अंदर, वो अपना तो प्रमोशन करेंगे ही, अपने कंट्री के अंदर ये तीनों चीजों का उसको फॉलो करेंगे ही। साथ ही साथ कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन कंट्रीज को भी डेवलप करने के लिए ये अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मीटिंग के अंदर कहा गया। ठीक, एजेंडा 21 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एजेंडा 21। ठीक, बनाने वाला जो एसोसिएशन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। तो फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है, क्यों किया गया, तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए किया गया। क्या क्या कॉम्बैट करना था, तो कॉम्बैट करना था इसको तीन चीज, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। इसके अंदर एम क्या क्या रखा गया कि अगले कुछ सालों के अंदर आपको करना क्या है, जो 21 में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उस कुछ सालों के अंदर क्या होता है कि हर एक गवर्नमेंट के पास ये तीनों चीज प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। और हर एक गवर्नमेंट यानी कि अगर वहां पे 100 कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं, तो 100 कंट्री को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अपने कंट्री के अंदर लाएंगे, और अपने कंट्री के हर एक स्टेट, हर एक पार्ट में भी वही सारे रूल्स फॉलो कराएंगे। यानी कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, इससे टैकल करना है। इंडिया को भी टैकल करना है और पूरे वर्ल्ड को भी टैकल करना है। ठीक है, समझ में आई बात? लिख लीजिए इसको, एजेंडा 21 को सर खाली हाईलाइट वाला ना लिखेंगे? पूरा, ये पूरा एजेंडा 21 लिख लीजिए। इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, रूल कोई फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या करेंगे, रूल कोई फॉलो नहीं करे तो एट लास्ट जुडिशरी के पास कोई भी जा सकता है। लेकिन हर एक कंट्री, कोई भी कंट्री जो होगा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी करना चाहता है, और अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में वो इस एजेंडा 21 के रूल्स को, सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है। यहीं पे एक वर्ड आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था 1997 में जो होगा क्योटो प्रोटोकॉल लगा दिया गया था हर जगह पे। पेरिस एग्रीमेंट पर 2015 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। देख लिया आप लोग? नो सर। नो सर।
ओके, सब हो चुका, ठीक एक है, मिनट बस। 1 मिनट और। यस सर। फाइव 42 में बोलिए। 540 हो चुका क्या? ओके, आगे 542 हो चुका, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिसोर्स प्लानिंग हमको करनी है, ठीक ना? रिसोर्स प्लानिंग करनी है, जो रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग कंडीशंस देख चुके थे, अब आएंगे हम लोग वर्ड किस पे, तो रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है। देखो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, यही कॉजेज हैं कि हमारे कंट्री के अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट तो हैं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होगा, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, ऐसा है कंडीशन कि उनको किसी और के रिसोर्सेज की नीड नहीं पड़ रही है, वो अपना सब कुछ जो होगा वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ठीक है। किसी और स्टेट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग कंट्री के अंदर अब डिस्कस कर रहे हैं, किसी और स्टेट से उनको कोई मतलब नहीं है, किसी गवर्नमेंट से उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, नॉट टोटली बट स्टिल दे आर सेल्फ सफिशिएंट। जैसे बिहार की बात की जाए, बिहार में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमको किसी और की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, तब भी क्या होगा कि हम टोटली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अगर हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बोल के साइड कर ले तो टोटली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ वैसे पार्ट होंगे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बहुत अधिक कमी है। कुछ रिसोर्सेज उसके पास खूब ज्यादा है, लेकिन कुछ रिसोर्स उनके पास बहुत कम है, ठीक ना। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमारे कंट्री का पार्ट है, तो जिसके पास रिसोर्सेज अधिक हैं उनको अपने रिसोर्सेज उसको भी प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं, नोट नहीं करना है, साहिल समझना है, प्लीज नोट नहीं करना है, सब कुछ नोट मत करो सर, ठीक है। मैं खुद बोलूंगा कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो किसी के पास खूब अधिक रिसोर्स है, किसी के पास कोई रिसोर्स खूब ज्यादा है लेकिन दूसरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और किसी के पास रिसोर्स है भी नहीं। ये 3 कंडीशंस क्रिएट हो चुके हैं। तो जिसके पास खूब ज्यादा है वो उसको प्रोवाइड करे, जिसके पास बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? ताकि सबको इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। जिसके पास जिस किसी की कमी है वो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे वो स्टेप हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये चीज समझ लेते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर कुछ है क्या। तो देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स ऐसे मिलेंगे इंडिया के अंदर जहाँ पे कोई खास रिसोर्सेज तो खूब अधिक होगा, लेकिन कुछ रिसोर्स उसके पास बिल्कुल होंगे नहीं, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल करोगे, झारखंड छत्तीसगढ़ में तो कोल और मिनरल्स खूब अधिक प्रेजेंट है, बाकी लगभग अमाउंट जो होगा वो भी उसके पास प्रेजेंट है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाइएगा तो वाटर खूब अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, अबंडेंस इन वाटर, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है, वहाँ पे रिसोर्स नहीं है, ठीक है। राजस्थान में अगर आप जाइएगा तो राजस्थान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड पावर है, लेकिन पानी नहीं है, वाटर रिसोर्स नहीं है। लद्दाख में अगर आप पहुंच जाओगे तो लद्दाख में वहाँ पे क्योंकि वो पार्ट आइसोलेटेड है तो यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज खूब अधिक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाटर नहीं है, वाइटल मिनरल्स जो भी जरूरी है, नेसेसरी है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमको इन सबको डेवलप करने के लिए क्या करनी पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज, और तब हम लोग करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। जिसको नोट डाउन करना है बिना समझे उसको नोट डाउन कर सकता है, ये नोट डाउन करना है आपको तीनों पॉइंट। तो रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग करते क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप कि हम ढूंढेंगे कि हमारे पास कितना रिसोर्स है। पहले तो हम काउंट करेंगे, हम ट्राई करेंगे जानने का कि कितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब के सब काम करेंगे ताकि कितना रिसोर्स हमारे पास है उसका हम लोग एस्टिमेट लगा सकें। पहला काम सर्वेइंग, मैपिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि उस रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे कर सकें, ठीक। ये दो चीजें बहुत जरूरी है, नेचर एंड टेक्नोलॉजी, याद है, नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर टेक्नोलॉजी, ठीक, इंस्टीट्यूशन, ये 3 चीज। तो नेचर वहां पे मिल गया हमको, कहाँ कहाँ क्या क्या था वो हम डेवलप कर लिए, बता रहे हैं श्रेया, रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद
टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर हमने दोनों चीज को रख लिया यहाँ पे कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है और कैसे हम अपने बिल्डिंग्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो क्रिएट करेंगे, ये सब। और तीसरा काम, क्योंकि हम ये दोनों जान चुके हैं तो हम बिल्कुल वैसे यूटिलाइज नहीं करें जैसे कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो नेशन का डेवलपमेंट है वो बर्बाद हो जाए। तो हम इन दोनों को डेवलप करने के बाद उसको ये भी देखेंगे क्या हमारा एक्सेस डेवलपमेंट कहीं हमारे नेशन के डेवलपमेंट को तो नहीं हाइंडर कर रहा है। ठीक है, तो तीसरा काम हम करना होगा, हमको बता रहे हैं, रुक जाओ, कि हमको क्या करना है कि हमको अपने रिसोर्सेज होंगे उसको डेवलप करना है। ठीक ना। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होगा, टूरिज्म एज अ ट्रेड पढ़ोगे एक चैप्टर, टूरिज्म भी एक तरह का ट्रेड है, टूरिज्म भी एक तरह का रिसोर्स है। तो लद्दाख का जो एरिया है वहां पे टूरिज्म काफी अधिक होता है। ठीक, कश्मीर नाम सुनते हो ना, कश्मीर में लोग घूमने के लिए खूब जाते हैं क्योंकि कल्चर वहां पे अभी तक प्रिजर्व है। वहां पे जो भी चीजें लोग लगती हैं वो एस्थेटिक वैल्यू रखती हैं। एस्थेटिक वैल्यू यानी कि सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सीनरीज काफी अधिक हैं, तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं। तो वहां पे वो भी एक तरह का रिसोर्स है। ठीक है, दैट रिसोर्स नोन एज कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज मतलब कि आपका पौराणिक जो होगा। ठीक, आप इस पे जो लेते होगे ना, प्लेस लेते होगे, उसमें हेरिटेज वर्ड यूज करते हो, लेते हो ना, इंडिया इज आवर कंट्री, उसमें याद करो हेरिटेज वर्ड यूज होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लेकिन सर अभी तो कोविड की वजह से टूरिज्म तो बंद है। तो सब जगह बंद है, सब कुछ बंद है अभी ह्यूमन रिसोर्स का टोटली यूटिलाइज हो पा रहा है। तो सर अभी रिसोर्स है सर वो? अभी तो एक्सट्रीम केसेज आ चुके हैं, अभी तो कोई भी रिसोर्स ही यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक ना, इस केसेस में रिसोर्स प्लानिंग के लिए 5 ईयर नीति आयोग है। सर सब चीज नॉर्मल कब होगा पहले की तरह? अब जब कोविड चला जाए देखो कब जाता है, अब इसका कौन भविष्यवाणी कर सकता है। अभी तो ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है बाबू, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया है कि काफी कुछ कर भी रहा है, काफी कुछ चल रहा है, नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो बहुत चीजें बर्बाद थी। लास्ट ईयर हम लोग ने भी फेस किया, अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को। हो चुका। नो सर। तुम लोग का होमवर्क है ना, सबको अपना अपना एक फोटो भेजेगा हमको, ताकि हम सबको रिकॉग्नाइज कर पाए कौन क्या है। समझ रहे हो, साहिल तुम तो पक्का भेजोगे, साहिल और शिखर तुम दोनों। चलिए अब समझते हैं। ठीक है, सबको भेजना है, साहिल और शिखर को कंपलसरी भेजना है, अगले क्लास में तभी उनकी एंट्री मिलेगी। अपना अपना फोटोग्राफ मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सके कौन है ये। ठीक, चलिए ये देखा जाए, आगे देखा जाए। व्हाट्सएप मिल जाएगा नंबर मेरा पेपर में छापा जिससे जाएगा लिंक बिल्कुल। भेजते हैं सर उसी से ना, हाँ जो लिंक बिल्कुल, भेजते हैं हाँ उसी पे। शिखर कुछ ऐसा करो ध्यान कि पेपर में क्लासेस। छाप दिया जाए, कुछ ऐसा करो कि पेपर में हम उसको छाप सके। चलिए अब समझते हैं। देखो, रिसोर्स अगर किसी कंट्री के पास अवेलेबल है तो क्या उसका डेवलपमेंट गारंटेड है? क्वेश्चन, क्या किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हो गया तो उसकी डेवलपमेंट गारंटेड है कि नहीं? नहीं। क्या होना चाहिए रिसोर्स अगर उसके पास अवेलेबल हो गया तो? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, ठीक ना, हम एक कंट्री रन करा रहे हैं,
और मेरे पास खूब अधिक रिसोर्स अवेलेबल हो गए, ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स का यूज करना, तो क्या हमारा प्रोग्रेस वैसा ही चलते रहेगा कि कम होगा कि अधिक होगा? 3 केसेस। कम होगा, वैसे ही कम होगा, ठीक है, कम हो सकता है। देखो चलो सिंपल सी बात, टेक्नोलॉजी अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप किस कंट्री के कैटेगरी में आओगे? डेवलप में, अंडर डेवलप में? टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो डेवलप हो कि अंडर डेवलप? अंडर डेवलप पक्का? अच्छा, डेवलप कंट्री कभी भी अंडर डेवलप कंट्री के ऊपर राज कर सकती है, रूल कर सकती है? यस और नो? नो कर रहे हैं, यस कर लेती है, करती है, बिल्कुल करती है, और यही चीज हमें समझना है। साउथ अफ्रीका रिच इन रिसोर्सेज बट लैक्ड इन टेक्नोलॉजी। साउथ अफ्रीका जो था रिसोर्स में काफी अधिक आ गया लेकिन टेक्नोलॉजी में लैक कर गया। इंडिया रिसोर्सेज में हम लोग काफी आ गए लेकिन टेक्नोलॉजी में हम लोग लैक कर गए। रिजल्ट क्या हुआ? वी बिकेम द कॉलोनी, हम लोग कॉलोनी बन गए ना। ब्रिटेन जो है हमारे ऊपर रूल करके चला गया, किया कि नहीं किया? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं तो उसके पास टेक्नोलॉजी होना ही चाहिए, नेसेसिटी है। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा ना तो वो जो होगा उसके डेवलपमेंट को, इट में हिंडर द रेट ऑफ डेवलपमेंट, कम कर सकता है रेट ऑफ डेवलपमेंट को। समझ में आ रही बात? ठीक है, नॉट कंपल्सरी कि करेगा ही करेगा, लेकिन ये कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी डेवलप कंट्रीज होंगे वो उसके रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे, यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक से बिगिन करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आज हम लोग जो शुरू किए थे कहाँ से, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हम लोग पहुंच गए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया का। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए जरा मुझे। कोई नहीं है? ठीक है, तो क्लास एंड किया जाए। ओके, बाय बाय। ठीक है।